पार्वती को भगवान ने दूसरी बेटी दी तो उनके अच्छे फ्यूचर के लिए पार्वती का पति दुबई चला गया। कुछ ही महीने गुजरे थे तो सास ने पार्वती की बच्चियों को बेच दिया और हर तरफ मशहूर कर दिया कि बच्चियां किसी ने उठा ली हैं। पार्वती पागलों की तरह बच्चों को सड़क पर तलाश करते करते पागल हो गई। सास ने बेटे को फ़ोन पर कह दिया कि तुम्हारी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई है। 4 साल गुजर गए तो पार्वती की सास ने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी। वो बहू को घर ला रही थी कि अचानक गाड़ी से एक भिखारन टकराई। प्रशांत का कलेजा फट गया क्योंकि गाड़ी के सामने तो प्रशांत चुपचाप वरमाला हाथ में पकड़े खड़ा था। हर तरफ से बधाई का शोर उठ रहा था। कोई आवाज़ें लगा रहा था कि प्रशांत वरमाला दुल्हन के गले में डाल दो। प्रशांत ने एक निगाह अपने हाथ में पकड़ी वरमाला पर डाली और दूसरी निगाह अपनी माँ की खुशी से तमतमाते चेहरे पर डाली। ये जानते हुए भी कि प्रशांत शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, फिर भी उसकी माँ शादी से बहुत खुश थी। प्रशांत तो किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था। उसकी पहली शादी का दृश्य उसकी आंखों में घूम गया था और पार्वती का हसीन चेहरा आंखों के सामने गुजरा तो दिल से एक ठंडी आह निकली थी। आज से 9 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा, जब वो ऐसे ही दूल्हा बनकर अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की को अपना हमसफ़र बनाकर घर ला रहा था। पार्वती को पसंद तो प्रशांत की माँ ने किया था, लेकिन पार्वती पर नज़र पड़ते ही प्रशांत अपना दिल पार्वती पर हार बैठा था। वो थी इतनी प्यारी, कितना खूबसूरत समय था वो। एक पल में ही उसकी ज़िंदगी गुजर गई थी। पार्वती के लिए इस पल प्रशांत के दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत आने लगी थी। प्रशांत के दिल में कुछ पलों के लिए ही सही मगर पार्वती के लिए मोहब्बत जागी थी, लेकिन मोहब्बत पर अब नफ़रत की धूल चढ़ने लगी थी। कितना चाहा था उसने पार्वती को। उसकी मोहब्बत और चाहत में कहाँ कमी रह गई थी जो पार्वती ने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसकी इतनी मोहब्बत और वफ़ा का उसने ये सिला दिया था। पार्वती ने उसका दिल दुखाया था। उसकी पत्नी ने प्रशांत को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसका औरत ज़ात से विश्वास उठ गया था। एक बार फिर शोर उठा। पंडित जी भी बोले कि जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रशांत फ़ौरन होश में आ गया था। प्रशांत के साथ खड़ी उसकी माँ ने प्रशांत का बाजू हिलाया था। उस समय भी फैसला प्रशांत की माँ का था और आज 9 साल बाद भी अपनी माँ की मर्ज़ी के आगे वो मजबूर था। वो फ़ौरन ही ख़यालों की दुनिया से बाहर निकला और दिल पर पत्थर रख कर वरमाला दुल्हन के गले में डाल दी। दुल्हन के साथ फेरे लेते हुए प्रशांत के गले में कांटे से चुभने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक कदम अंगारों पर पड़ रहा हो। शादी हो गई और फिर विदाई हुई। वो अपनी नई नवेली दुल्हन रूपाली को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाने लगा। वो दिल ही दिल में ये तय कर चुका था कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में अतीत की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक भिखारन आकर प्रशांत की गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने अगर समय पर रहते ब्रेक न लगाए होते तो न जाने क्या हो जाता। प्रशांत और रूपाली शीशे से बाहर का दृश्य देखने लगे। प्रशांत का दिल बुरी तरह से धड़का था। प्रशांत जल्दी से नीचे उतरा, उसको डांटने लगा। प्रशांत की आवाज़ सुनकर भिखारिन ने जल्दी से प्रशांत की तरफ देखा तो कुछ ही पल लगे थे उसे पहचानने में। प्रशांत का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वो तो उसकी नर्स जब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसने हाथ में एक बच्चा था। उसने मुस्कुराते हुए बच्चा प्रशांत की तरफ बढ़ा दिया था और बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। प्रशांत ने मुस्कुरा कर अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चूम लिया था, मगर अगले ही पल दिल को कई अंदेशों ने घेर लिया था। अगर माँ को पता चला कि एक बार फिर से मेरे यहाँ बेटी हुई है तो न जाने उन पर क्या जुल्म तोड़ेगी। उन्होंने तो अभी तक मेरी बड़ी बेटी पिया को भी स्वीकार नहीं किया था। इतना सोचना था कि प्रशांत परेशान हो गया। अचानक ही 2 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा, जब उसकी बड़ी बेटी पिया का जन्म होने वाला था। जब वो अपनी माँ पार्वती को लेकर अस्पताल आया था, उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि भगवान ने उसे और पार्वती को चांद सी बेटी दी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके माथे को चूम लिया था। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसका गाल चूमकर प्रशांत ने उसका नाम पिया रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर प्रशांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें साफ की और साथ खड़ी माँ की तरफ अपनी बच्ची को बढ़ा दिया और खुशी से चहकते हुए बोला कि देखिए मम्मी, भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बेटी दी है। कितनी प्यारी है ना, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही आँखें, वही ओठ। प्रशांत की खुशी देखकर प्रशांत की माँ ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और अपनी पोती को दूर से ही देखकर बोली, हाँ बहुत सुंदर है।
बिल्कुल अपनी माँ जैसी गोरी रंगत लेकर पैदा हुई है, अपने बाप पर बोझ बनने के लिए। माँ के शब्द प्रशांत का दिल खट्टा कर चुके थे। उसने कहा, क्या हुआ माँ, आपको पोती से मिलकर खुशी नहीं हुई? इस सवाल पर उसकी मम्मी ने नज़रें फेर लीं और बोली, खुशी तो है, मगर क्या था जो तुम्हारी पत्नी पहली औलाद बेटा पर पैदा करके दे देती। मेरा वारिस तो होता, इसका क्या है, ढेर सारा दहेज लेकर अपने घर चली जाएगी दूसरों की नस्ल बढ़ाने। ये बात प्रशांत को अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन प्रशांत की माँ की सोच वही पुराने ज़माने की थी कि बेटे के हो जाने से एक वारिस बढ़ जाता है। प्रशांत की माँ कहने लगी, अगर बेटा होता तो मेरी भी नाक परिवार में ऊंची हो जाती। अगर पहली औलाद बेटा हो जाता तो पूरे परिवार में हमारी वाहवाही हो जाती। माँ के शब्द प्रशांत की खुशियों पर पानी फेर रहे थे। अभी तो उसकी बच्ची को दुनिया में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्हें इसके दहेज की फिक्र सताने लगी थी। मगर प्रशांत ने समझदारी दिखाते हुए उनकी बात को अनदेखा कर दिया और बोला, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए लड़का हो या लड़की सब बराबर हैं। भगवान ने अगर बेटी की खुशी दी है तो वो बेटे की भी खुशी देगा। प्रशांत के जवाब पर प्रशांत की माँ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपनी पोती को सीने से लगा लिया था और उसे ऐसे प्यार करने लगी जैसे कि वो कोई अछूत हो। चेहरे से नागवारी साफ झलक रही थी। पोती से मोहब्बत सिर्फ बेटे को देखकर जताई जा रही थी। पार्वती से प्रशांत की शादी प्रशांत की माँ की मर्जी से ही हुई थी और प्रशांत ने अपनी माँ की पसंद पर खुशी खुशी अपना सर झुका दिया था। दूसरी बार जब पार्वती उम्मीद से हुई तो प्रशांत की माँ ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि बस मुझे तो बेटा ही चाहिए जो मेरे प्रशांत की नस्ल को आगे बढ़ाए। प्रशांत का संबंध ऐसे परिवार से था जहां आज भी बेटियों से ज़्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी। प्रशांत को अपनी माँ की सोच पर बहुत दुख हुआ था और आज भगवान ने प्रशांत को दूसरी बेटी भी दे दी थी। प्रशांत बेटी को पकड़े कितना खुश हो गया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया था। प्रशांत ने अपने दिल को समझाया और फिर पार्वती के पास कमरे में चला गया। पार्वती होश में आ चुकी थी। प्रशांत उसे देखकर मुस्कुराया, मगर पार्वती के चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। उसे बार बार अपनी सास की दी हुई धमकी याद आ रही थी। जब से वो दूसरी बार उम्मीद से हुई थी, उसकी सास उसे आए दिन धमकाती रहती थी कि अगर इस बार मुझे बेटा पैदा करके ना दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को घर से निकाल दूंगी या फिर प्रशांत की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो प्रशांत को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि सास ने सख्ती से मना कर रखा था कि प्रशांत को कुछ मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरते डरते वो अपनी बेटी को लेकर प्रशांत के साथ अपने घर पहुंची थी। सास आंगन में पलके बिछाए बैठी पोते के आने का इंतज़ार कर रही थी। प्रशांत बेटी को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कुराकर अपनी माँ को बच्ची थमाते हुए बोला, बधाई हो मम्मी जी, आप एक बार फिर से पोती की दादी बन गई हैं। ये सुनकर प्रशांत की माँ एक झटके से उठ खड़ी हुई। उनके हाथ से अगर प्रशांत बच्ची को ना पकड़ लेता तो शायद बच्ची ज़मीन पर गिर गई होती। पार्वती और प्रशांत का दिल एक पल के लिए काँप गया था। प्रशांत की माँ विश्वास से बोली, क्या कहा तुमने प्रशांत? ये बेटा है ये बेटी? ज़रा दोबारा तो बता। प्रशांत हड़बड़ा कर बोला कि मम्मी जी, आपकी बहू ने बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनना था कि प्रशांत की माँ सदमे से वापस सोफे पर गिर गईं। उन्होंने तो अपनी पोती को एक बार देखना भी गवारा नहीं किया। कहने लगी, फिर से बेटी? मुझे तो लगता है प्रशांत मैं बिना अपने पोते का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। उन्होंने रोना धोना मचा दिया था। प्रशांत तो उनका शोर सुनकर परेशान हो गया। बेटी अपनी गोद से पार्वती को गोद में दे दी। पार्वती डरी सहमी सी खड़ी हुई थी, जैसे उससे कितना बड़ा जुर्म हो गया हो। इससे पहले कि प्रशांत अपनी माँ से कुछ कहता, उससे पहले ही वो अपने आप को संभालती हुई ना जाने क्या बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। प्रशांत ने अपनी माँ को समझाना चाहा तो वो उल्टा उसे समझाने बैठ गई कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए इस लड़की को चुन लिया। ये तो बस बेटियाँ ही पैदा कर सकती है। अच्छा खासा इसका रिश्ता इसके आशिक के साथ हो रहा था, मगर मैंने ही उसे यहाँ तुम्हारे साथ ब्याह दिया। प्रशांत की माँ पागलों जैसी बातें कर रही थी। प्रशांत आंखें फाड़े अपनी माँ के शब्दों को सुन रहा था। पार्वती जैसी भी थी उसकी पत्नी थी और 2 बच्चियों की माँ भी थी। उसके अतीत में कौन था कौन नहीं उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पार्वती ने शादी के बाद पत्नी होने के सारे हक पूरे किए थे और प्रशांत से बहुत ही मोहब्बत भी करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। पार्वती रोते हुए प्रशांत के पास आई और कहने लगी, प्रशांत मेरा विश्वास करें, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा ना पहले कोई था ना ही आपके बाद कोई और हो सकता है। मम्मी जी से कहें मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम ना लगाएं। प्रशांत ने पार्वती से कहा कि मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। फिर अपनी माँ से कहा कि माँ, पार्वती मेरी पत्नी है और मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे बहुत प्यार करती है
और अपनी बच्चियों का भी बहुत ध्यान रखती है। उसने पार्वती को भी विश्वास दिलाया कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तुम पर अपनी बच्चियों पर आँच नहीं आने दूँगा। कुछ दिन तक प्रशांत की माँ नाराज़ रही, मगर शायद बेटे की बातों से उनका दिल मोम हो गया था। उन्होंने अपना व्यवहार अपनी बहू और पोतियों के प्रति कुछ बेहतर कर लिया था। घर का माहौल एक बार फिर से खुशगवार हो गया चुका था। यहाँ रहकर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही थी उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक छोटे से स्टोर की कमाई से वो अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता था। इसलिए प्रशांत ने दुबई जाने का फ़ैसला कर लिया। जब उसने अपने फ़ैसले से अपनी माँ को आगाह किया तो पहले तो माँ ने उसे जाने से मना कर दिया, फिर ना जाने क्या सोचकर वो मान गई। 1 महीने के अंदर अंदर प्रशांत ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर माँ और अपनी पत्नी और बच्चियों को छोड़कर दुबई चला गया। जाने से पहले उसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार किया था और उनसे कहा था कि मम्मी को तंग मत करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊँगा। उसने पार्वती को भी कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ना जाने क्यों प्रशांत के दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वो दोबारा अपनी बच्चियों को नहीं देख पाएगा। खैर, सबसे मिलकर वो दुबई के लिए रवाना हो गया। पार्वती 3 साल की पिया और 1 साल की पिंकी को लिए प्रशांत के जाने के बाद दुखी बैठी थी कि सास ने आके चढ़ाते हुए उन्हें झिड़क दिया। अब बेटा नहीं था, इसलिए वो अपनी पोतियों और पार्वती के साथ दिखावे का व्यवहार नहीं कर सकती थी। बेटे के जाते ही उन्होंने बहू पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। छोटी पिया अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए उस नन्ही सी जान को थप्पड़ मारकर चुप करवा देती। उनके जुल्मों की कोई हद नहीं थी। अगर पार्वती किसी काम में बिजी होती तो वो अपनी पोतियों के मुंह में मिर्ची डालकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती थी। उन्हें पोतियों को तड़पता देख कर ना जाने क्यों अजीब सा सुकून मिला करता था। उनका कहना था कि तुम लोग दोनों मेरे पोते को खा गई हो। अगर तुम दोनों इस दुनिया में ना आती तो शायद आज मेरा वारिस यहाँ मेरे सामने मौजूद होता। तुमने मेरे पोते की जगह ली है। वो शायद धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। बेचारी बच्चियाँ दादी का जुल्म माँ को भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। बड़ी पिया 3 साल की और छोटी पिंकी 1 साल की थी। प्रशांत जब भी कॉल करता तो प्रशांत की माँ खुद ही बात किया करती थी। अगर प्रशांत पार्वती से बात करने को कहता तो प्रशांत की माँ ये कहकर टाल देती कि वो तो अपने मायके गई है। कभी कहती कि नहाने गई है और कभी कभी जब बात करवाती तो सर पर ही खड़ी रहती थी। प्रशांत को गए कुछ महीने गुजर चुके थे। एक दिन प्रशांत की माँ ने पार्वती से कहा कि आज मेरे लिए खीर बनाओ, मैं तब तक बच्चियों के साथ तुम्हारी माँ के घर से होकर आती हूँ। बच्चियाँ नानी के घर जाएंगी तो खुश हो जाएंगी। पार्वती ने जब अपनी सास का बदला हुआ अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी थी। उसने बच्चियों को तैयार किया और अपनी सास के साथ रवाना कर दिया। पार्वती खुशी खुशी खीर बनाकर फ्री हुई थी कि गली से एक शोर उठा था। उसका दिल कांप उठ गया था। ये तो उसके सास के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें थीं। पार्वती एक पल की भी देरी किए बगैर बाहर की तरफ भागी थी। गली में पार्वती की सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका हुलिया बिखरा हुआ था। मगर पार्वती को धक्का तो तब लगा जब उसने देखा कि सास के साथ ना तो पिया थी और ना ही पिंकी। पार्वती के होश उड़ चुके थे। वो चीखते हुए अपनी सास की तरफ बढ़ी और पूछने लगी कि मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें आपके साथ भेजा था। पार्वती के सवाल पर पार्वती की सास पार्वती के गले लग गई और रोते हुए बोली कि पार्वती, तुम्हारी बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। ये देखो, मेरे हाथ छिल गए हैं। वो लोग मुझे धक्का देकर दोनों बच्चियों को छीनकर गाड़ी में बैठाकर ले गए। सास के शब्द पार्वती पर पहाड़ बनकर रूठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। पागलों की तरह नहीं में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। उन्हें मेरे माँ के घर ही छोड़ कर आई होंगी। ऐसे कैसे कोई भी आकर मेरी बच्चियों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में एक शोर मच गया था। मगर पार्वती की सास रोते हुए पार्वती को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि 2 लोग गाड़ी पर थे। जैसे ही गाड़ी उनके पास से गुजरी तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और बच्चियों को गाड़ी में बैठाकर ले गए। मैंने छुड़ाना चाहा तो मुझे धक्का दे दिया। मेरे हाथों से बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लिया और भाग गए। पार्वती होश खो बैठी थी। उसने एक पल की देरी किए बगैर उधर ही भागना शुरू कर दिया जिस तरह पार्वती की सास ने बताया था कि जिधर से वो लोग बच्चियों को लेकर आए थे। पार्वती की सास वापस घर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो कितना बड़ा खेल खेल चुकी हैं। दूसरी तरफ पार्वती यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाज़ें दे रही थी। कभी पिया को आवाज़ें देती तो कभी पिंकी को पुकारती, मगर वो तो यहाँ होती तो उसे जवाब देती।
सड़क से गुजरने वाले राहगीर को रोक रोक कर अपनी बच्चियों के हुलिये बताती और उनके बारे में पूछती कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है। पार्वती एकदम से बावली सी हो गई थी। पार्वती की सास अपनी आवाज़ को थोड़ा दुख भरी बनाया और अपने बेटे को फ़ोन करने लगी कि पार्वती बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर गई थी। ना जाने मेरी पोतियों को कहाँ छोड़कर आ गई है और अब खुद ही वापस आ गई और कह रही है कि बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस सड़क की खाक छान कर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूंगी। अपनी माँ के शब्द सुनकर प्रशांत की आत्मा काँप उठी थी। उसकी एक ज़ोरदार चीख निकल आई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बच्चियाँ उसे बिछड़ गई हैं। इतनी दूर बैठकर ये खबर सुनते ही उसका सिर चकरा गया था। वो तड़प उठा था। ना जाने उसकी बेटियाँ किस हाल में होंगी। वो रोते हुए अपनी माँ को कह रहा था कि माँ, आप अपनी पूरी कोशिश करो और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं भी यहाँ से आने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत की माँ ने सुकून से मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया था। 3-4 दिन गुजर गए थे। प्रशांत को छुट्टी नहीं मिल रही थी। फ़ोन करके उसने अपनी माँ को अपनी मजबूरी बताई कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरा पासपोर्ट भी मेरे ऑनर के पास है। मैं अपने बॉस की मिन्नतें करता रह गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट वापस नहीं मिला क्योंकि उसने 2 साल का एग्रीमेंट लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान था कि बच्चियां अगवा नहीं हुई हैं, बल्कि उसकी माँ ने तो 2 बेऔलाद पति पत्नी से लाखों रुपए लेकर उन्हें बेच दिया था। पार्वती सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। उसे अब कुछ भी होश नहीं था। हर किसी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। उसे क्या मालूम था ये सारा खेल उसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2-3 दिन तक ना मिली तो एक रात पार्वती इतना चीख चीख कर रोई कि बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक सड़क किनारे पर पड़ी हुई थी। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो हर गुजरती गाड़ी को रोक रोक कर गाड़ी वाले का गिरेबान पकड़ कर उसे मारना शुरू कर देती। कहती थी, कहाँ है मेरी बच्चियाँ, मुझे मेरी बेटियाँ वापस कर दो। लोग उसे पागल कहकर पत्थर मारने लगते थे। कभी उसके सर से खून बहने लगता तो कभी उसके हाथ जख्मी हो जाते। पार्वती को घर से गए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थीं वो भी घर नहीं लौटी थी। प्रशांत अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर उसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता। तभी एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर उसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा था जब माँ ने बहुत ही गुस्से भरे शब्दों में फ़ोन पर प्रशांत से कहा, ये पार्वती अपने आशिक के साथ भाग गई है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की को ले आई। काश मैं पार्वती की जगह किसी और लड़की से तुम्हारी शादी कर देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। प्रशांत बेबसी से अपने बाल नोच रहा था और रो रहा था। वो अपनी माँ की एक एक शब्द पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की हालत में रहा। उसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। वो बीमार हो गया। कई महीने वो सदमे की हालत में अस्पताल में पड़ा रहा। काश ये सब कहने से पहले प्रशांत की माँ एक बार सोच लेती कि उसकी बहू और पोती की ज़िंदगी नहीं बल्कि उनके बेटे की ज़िंदगी पर भी बहुत बड़ा असर होगा। प्रशांत की तो कुल कायनात ही उसकी बेटियां और पार्वती थीं। कुछ समय और गुजरा और सब कुछ धीरे धीरे रूटीन पर आने लगा था। प्रशांत काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब उसका इंडिया जाने का कोई दिल नहीं था। 2 साल के बजाय अब वो 4 साल बाद दुबई से वापस इंडिया आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सबसे पहले पार्वती याद आई थी और फिर अपनी बेटियां, जो ना जाने इन 5 सालों में जिंदा भी थी या नहीं। प्रशांत के आते ही जो थोड़ा बहुत पार्वती के लिए दिल में जगह बनी थी, माँ ने वो भी ख़त्म कर दी। उन्होंने आखिर हद तक बेटे को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए गलत चुनाव थी। अब अपनी ज़िंदगी उस मनहूस और बद किरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। आज से पहले भी प्रशांत अपनी माँ की ही बातें मानता आया था। उन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस खुशी पर राज़ी नहीं था। मगर माँ की ज़िद के आगे वो मान ही गया। माँ जैसी भी थी माँ थी। पुरानी सोच रखने वाली औरत ये समझ रही थी कि अब दूसरी पत्नी से ज़रूर प्रशांत को बेटा होगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रशांत की दूसरी शादी रूपाली से तय कर दी गई। प्रशांत किसी कठपुतली की तरह अपनी माँ की सारी बातें मान रहा था। जब भी उसे अकेले में मौका मिलता तो वो अपनी बच्चियों को तस्वीर देखकर आवाज़ रोता रहता। पार्वती से तो उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर वो 4 सालों में किसी को नहीं मिली थी। शादी के दिन आया तो प्रशांत की माँ कुछ ख़ास मेहमानों के साथ लेकर अपनी बहू को विदा कराने पहुँच गईं और शादी होते समय कुछ ही पलों में प्रशांत के दिमाग में पार्वती के साथ गुजरा एक एक पल याद आ गया।
उसका हलक तक कड़वा होने लगा था। उसके आंसू गले में ही उतर रहे थे। उसने मुश्किल हालात में रूपाली से शादी की थी, बस एक बेबस सी नज़र अपनी माँ पर ज़रूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ कर जश्न मना रही थी। प्रशांत के दिल में एक पल के लिए पार्वती की तस्वीर ज़रूर उभर कर आई थी, जब वो अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर गले लगा रहा था। ये दृश्य भी उसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर उसने अगले ही पल सर को झटक कर आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसने एक नज़र अपनी नई पत्नी पर डाली, जिसके साथ अब उसे ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। विदाई का समय हुआ तो प्रशांत की माँ अपनी नई बहू और बेटे को लेकर घर की तरफ जाने लगी, तो रास्ते ही में गाड़ी से एक भिखारन टकराते टकराते बची। जब प्रशांत ने उसे देखा तो होश खो बैठा। वो तो पार्वती थी, जो पागल हो चुकी थी। अभी वो प्रशांत का गिरेबान पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में ही पूछ रही थी कि मेरी बच्चियों को क्यों उठाकर ले गए हो, बताओ मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं। ये कुछ लाइन जो पार्वती को रट गई थी, हर गाड़ी वाले से यही पूछा करती थी। प्रशांत की माँ पार्वती को देखकर बौखला गई थी। प्रशांत पार्वती को की हालत देखकर रोने लगा। उसने जल्दी से पार्वती को गाड़ी में डाला और उसे अस्पताल ले गया। वहाँ पर उसने पार्वती का इलाज करवाया। रूपाली को जब सारे मामले के बारे में पता चला तो उसने खुद ही मंगलसूत्र उतार कर प्रशांत के हाथ पर रख दिया। कहने लगी कि इस पर सिर्फ पार्वती का हक है, और मैं तो वैसे भी शादी के लिए दिल से राज़ी नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम अपनी पत्नी पार्वती के साथ खुश रहो। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर बनवाकर प्रशांत ने रूपाली को तलाक दे दी। जिस तरह से पार्वती पागलों की तरह अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी, उसे विश्वास हो गया था कि अब तक पार्वती पर क्या बीत चुकी है। तो उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। पहले तो प्रशांत की माँ कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन फिर प्रशांत ने कहा कि अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मजबूरन प्रशांत की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। पार्वती को ठीक करवाने के लिए प्रशांत ने अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे पार्वती की हालत सुधरने लगी थी। अब वो प्रशांत को पहचानने लगी थी, और जिस दिन उसने पूरी तरह प्रशांत को पहचाना, वो तड़प कर प्रशांत के गले लग गई थी। रो रो कर बताने लगी कि प्रशांत, हमारी बच्चियाँ कहीं खो गई हैं, प्लीज़ मेरी बच्चियों को कहीं से ढूंढ कर ले आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्रशांत ने पार्वती को गले से लगा कर उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही ढूंढ लूँगा। वो अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था कि बच्चियाँ कहाँ हैं, लेकिन प्रशांत की माँ भी इस बार ढीठ बन गई थी। वो बच्चियों के बारे में नहीं बता रही थी, और फिर भगवान का कहर प्रशांत की माँ पर टूट पड़ा। जब एक दिन प्रशांत की माँ की तबीयत ख़राब हो गई। चेकअप कराने के बाद पता चला कि प्रशांत की माँ को कैंसर हो चुका है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। जब प्रशांत की माँ की ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे थे, और जब प्रशांत की माँ को विश्वास हो गया कि वो अब नहीं बचेगी, तो उसने रोते हुए सारी हकीकत बता दी थी। उसने बता दिया कि मैंने बच्चियाँ किसको दी हैं। प्रशांत की माँ ने पार्वती और प्रशांत से माफ़ी मांगी। प्रशांत अपनी बेटियों को वापस ले आया। पार्वती दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को चूम रही थी। प्रशांत को अपनी माँ की इन हरकतों पर बहुत अफसोस था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उनकी खूब सेवा की थी, लेकिन अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सका था। प्रशांत और पार्वती अब अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत को माँ के मरने से पहले उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।